सर। तो जीवेश मिश्रा हेलो। जी, तो जीवेश मिश्रा जी को सम्मानित कर रहे हैं राजकुमार महतो जी। जोरदार तालियां हो जाएं। तो जीवेश जी से बहुत सारी बातचीत होगी और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे साधना ग्रुप के एडिटर मुकेश कुमार जी। यह बिहार है, यहाँ सबका समाहार है। 5-5 भाषा परिवार है, जर्दालू कतरनी रेशम की बहार है। यह चर्चा जो है वह चल रही है और इस लगातार चर्चा में हमारे साथ कई राजनीतिक हस्तियां जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इस सभागार में हमारे साथ कई राजनीतिक, सामाजिक और कई अन्य क्षेत्रों के भी दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाए। यह बिहार कॉन्क्लेव जो हो रहा है, बिहार निर्माण कॉन्क्लेव, साधना न्यूज ग्रुप की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी को, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनके कंधों पर सुहेलदेव समाज पार्टी का एक बड़ा दायित्व जो है वह सौंपा गया है। डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इसके बाद सम्मान का क्रम यह जारी रहेगा और डॉक्टर पंकज मिश्रा जी को हम बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर पंकज मिश्रा जी और राजनीति के साथ साथ कई शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं और आपका राजनीतिक जीवन के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों से जुड़कर आप कई मदद कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए जो इस मदद के लिए जरूरतमंद हैं, जिन्हें जरूरत है। हाँ, एक और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर पंकज मिश्रा जी को। आप भी राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कई शैक्षणिक संस्थानों से भी आपका गहरा जुड़ाव है और कई संस्थानों का संचालन भी आपके द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर पंकज मिश्रा जी। सम्मानित कर रहे हैं जीवेश मिश्रा जी, जो राज्य सरकार के माननीय मंत्री। इस वक्त मंच पर मौजूद हैं जीवेश मिश्रा जी और राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे यह कार्यक्रम अब अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसके बाद अब हमारे बीच में मौजूद हैं जीवेश मिश्रा जी, जो राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे साधना न्यूज ग्रुप के ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार जी। नमस्कार, थैंक यू। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और आज चूंकि हम लोग साधना को रिलॉन्च कर रहे हैं और आप तो पुराने साथी रहे हैं हमारे, तो साधना को पहले से भी जानते होंगे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं चाहूँगा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो
इससे पहले साधना की रीलॉन्चिंग पे मैं आपकी शुभकामना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको, आपके पूरे चैनल को और साधना चैनल जो बड़ी विश्वसनीयता से पहले भी निर्भीकता के साथ अपने प्रश्नों को, अपने नागरिक सुविधा के बारे में, सामाजिक परिवेश को जिस प्रकार से आम जन के सामने रखने का काम करता था, हम समझते हैं कि उसी निर्भीकता के साथ पुनः साधना चैनल खड़ी होगी और आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस प्रकार की शुभकामना मैं पूरे साधना चैनल परिवार को, आप सभी लोगों को, आपकी पूरी टीम को अपनी ओर से देना चाहता हूं, अपनी सरकार की ओर से देना चाहता हूं। थैंक यू। आपका परिचय देने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं, लेकिन मेरा सवाल आपके परिचय से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका परिचय भी दे दूं कि आप श्रम मंत्री रह चुके हैं, 2 बार नगर विकास मंत्री भी हैं, और अभी हाल में कल ही मेरे पास खबर आई थी कि आपके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज किया गया है। और वो मैं चाहूंगा किसी से शुरू करें कि ये एफआईआर का क्या है, क्या आपने क्या पत्रकारों पे हमला कराने का आरोप लगा है। मैं जितना आपको जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि ये आरोप सही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए कि क्या है मामला। मैंने अपने पूरे जीवन में एक चींटी भी नहीं मारा है जानबूझकर। बिल्कुल। अब कहीं पांव के नीचे आ गई होगी बेचारी, कभी दब गई होगी तो मुझे मालूम नहीं, मेरा भगवान जानता है। मैंने जानबूझकर अपने जीवन में एक चींटी भी नहीं मारा है। कभी मच्छर काट के उड़ जाता है, उसको भी कहता उड़ जा, चले जा। काट लिया, काट खाया, अच्छी बात है, तुम्हारा पेट भर गया तो तू उड़ जा, भाग ले यहां से। मैंने कभी एक मच्छर भी नहीं मारा है। और जिस प्रकार का आरोप कल तेजस्वी यादव जी अपनी राजनीतिक साधना को पूरी करने के लिए जिस अमानवीय कृत्य का उपयोग उन्होंने किया, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया देख रही है और जाले की महान जनता देख रही है कि एक भोले भाले युवक को बहका करके, जो खुद ही कहता है कि मैं यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके पूरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक 2 ही 3 कंटेंट डाला हुआ है, और उस व्यक्ति को घर जाकर, एक टिकट पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति उसको घर जाकर उसको उठाकर लाकर रात भर अपने आवास पर उसको बंद करके रखते हैं और रात को तेजस्वी जी से बात कराते हैं कि एक मसाला मिल गया है, आप कल जरूर आ जाइए सवेरे सवेरे, ये पूरे बिहार के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। और तेजस्वी यादव जी, थोड़ा आपको भी मालूम है कि 8वीं पास 9वीं फेल हैं, अपनी बुद्धि लगाते नहीं हैं, और दूसरी की बुद्धि से चलते तुरंत पहली बार हेलीकॉप्टर करके जाले पहुंच गए। अब जरा मुझे आप बताइए कि श्रीमान तेजस्वी यादव जी 17 महीने जिस सड़क पर विवाद शुरू हुआ, उस सड़क का 31 जुलाई को उसका एग्रीमेंट हो गया, वो सड़क निर्माण प्रक्रियाधीन है। किस प्रकार एक बतंगर बना करके चुनावी राजनीति इसको खड़ा करना, और तेजस्वी यादव जी उसी विभाग के 17 महीने मंत्री रहे, 1 किलोमीटर रोड जाले के अंदर नहीं बनाया, ना ही स्वीकृति दी, ना ही बनाया। मैं आपकी अदालत में डंके की चोट पर यह बात कहता हूं कि है हिम्मत तेजस्वी यादव में तो उलट कर दिखा दे कि जब 17 महीने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे तो जाले को कितना किलोमीटर आपने सड़क दिया है। मैं चुनौती देकर आपके चैनल पर कहना चाहता हूं मान्यवर कि वही तेजस्वी यादव 17 महीने उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, अगर आधा किलोमीटर रोड जाले को दिया हो तो दिखा दें। मैं अपने राजनीतिक जीवन पर विचार करूंगा। मैं आपकी अदालत में बैठकर हिम्मत के साथ ये बात कह रहा हूं। और वही तेजस्वी यादव 17 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहते हुए नगर विकास आवास का मंत्री था। अगर एक काम जाले के 3 नगर परिषद और 3 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद में दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं चुनौती देकर कहता हूं, यही तेजस्वी यादव 17 महीने तक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था और उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ था। स्वास्थ्य के अंदर अगर 1 पैसे का काम जाले में किया हो तो मुझे दिखा दे, मैं अपने राजनीतिक के चैनल पर बैठकर कह रहा हूं ये बात कि दिखा दे वो, तो मैं राजनीतिक जीवन पर विचार करूंगा। क्या बात करते हैं। न मेरा बाप विधायक था, न मेरा
दादा विधायक था, न मेरे घर में कोई आज तक वार्ड मेंबर हुआ। जनता की प्यार ने मुझे यहां बिठाया है और लिख कर रख लीजिए, तीसरी बार भी डंके की चोट पर बिठाएगा। चाहे तेजस्वी यादव सर के बल जाकर खड़े हो जाए जाले में, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाले की महान जनता मन मिजाज बनाकर बैठी है, उसको तीसरी बार भी उसी का लाडला चाहिए जो उसके हर सुख दुख में जाकर खड़ा होता है। और कहानी मान्यवर कहां से शुरू हुई थी जान लीजिए। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता है अर्जुन सहनी, उसका नाम है अर्जुन सहनी। उसकी मां असमय उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। मैं उसका पुरसा हाल में वहां गया था और एक आदमी को पहले से खड़ा करके इन लोगों ने रखा था कि आज कोई विषय बना करके हमको राजनीतिक मुद्दा खड़ा करना है, और उस बच्चे को भी अब अफसोस हो रहा है। तो इसलिए इसमें कोई गंभीरता नहीं है। तेजस्वी जी के कर्मों की सजा मिल रही है, आने वाले दिनों में और मिलना बाकी है। आप देख लीजिएगा, आप लिख कर रख लीजिए इस बात को। जीवेश जी, आपको शुभकामनाएं। तीसरी बार भी जनता आपको चुने जाले की, लेकिन इतनी देर में आपने सिर्फ जाले की बात की। मंत्री आप बिहार सरकार के हैं, काम आपने पूरे बिहार में किया है और आपका काम दिखता भी है लोगों को। अभी जो काम किया है आपने लोगों को दिख रहा है, उसमें मैं आगे जो आने वाला समय है, अभी अगर आप फिर से चुनते हैं, जैसा कि आपका विश्वास है और जो क्षेत्र की जनता से हमारी रिपोर्ट है, आप चुने जाएंगे, मंत्री भी बनाएंगे। हो सकता है ये विभाग आपको ना मिले, लेकिन आपकी योजना क्या है और आपकी प्लानिंग क्या है आने वाले नेक्स्ट कार्यकाल के लिए? देखिए, मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूं। पार्टी मुझे जिस दायित्व में जब रखती है मैं उस काम को करता हूं। पिछली बार मुझे श्रम संसाधन विभाग मिला था और जब मैं श्रम का मंत्री बना तो एक बीडो महिला एक दिन मेरे पास आई कि मेरे पति को मरे हुए 4 साल हो गया और अभी तक मुआवजा नहीं मिली। मैं 4 बच्चों की मां हूं, मैं पटना में झाड़ू पोछा करके जीवन यापन कर रहा हूं और मुझे 4 बरस से अधिकारी दौड़ा रहे हैं, चक्कर खिला रहे हैं और आज तक मुझे मुआवजा नहीं मिला। मैं 48 घंटे के अंदर उसको मुआवजा दिया और उसी दिन मैं निर्णय लिया, चूंकि मैं आईटी का भी मंत्री था, मैं उसी दिन निर्णय लिया कि आज के बाद कोई भी बहन, कोई भी मां ऐसे भटकते हुए किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाएगी। घर बैठे और 90 दिन के अंदर मैं पूरे आईटी को, पूरे श्रम को ऑनलाइन कर दिया और आज उसका नतीजा है कि देश का सबसे फास्टेस्ट पैसा देने वाला विभाग अगर कहीं किसी राज्य का है श्रम संसाधन तो बिहार का है। आज 30 से 32 दिन में हम लोगों के, गरीबों के खाते में, मजदूरों के खाते में पैसा पहुंचा दे रहे हैं। ये श्रेय आज बिहार को मिल रहा है। तो जब श्रम में थे तो ऐसा काम किए और आईटी की पूरी पॉलिसी हम बनाए। 9 को पॉलिसी डिक्लेयर करने वाले थे, 8 को सरकार गिर गई और बाद में जो लोग आए वो अपना पीठ थपथपा रहे थे। मैंने उनको कहा जरा आईटी की 2 बात आप बता दीजिए तो मैं जरा जान जाऊं कि आपने क्या क्या किया है और पॉलिसी का मुख्य भाग क्या है, पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है, पॉलिसी से बिहार को क्या क्या लाभ होगा, केवल 2 बातें आप बता दीजिए। तो वो चिल्ला रहे थे। तो आईटी जब मुझे मिला तो आईटी के अंदर मैं आईटी पॉलिसी की बुनियादी बात करके उसको सुरक्षित संरक्षित करने का काम किया। और जब आज श्रम है मेरे पास, ये आज जब नगर विकास आवास मेरे पास है, कम समय के लिए मिला, मैं हर प्रकार की नागरिक सुविधा किस प्रकार हर यूएलबी को मिले उसके ऊपर बुनियादी काम कर रहा हूं। पटना आज मेट्रो युक्त शहर कैसे बने, दिन रात इसके लिए काम कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इसी महीने के लास्ट तक पटना में मेट्रो चलाकर दिखा देंगे। ट्रायल भी उसका हम लोगों ने कर लिया है। तो ये सब काम आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ते रहो। बिहार अब इसी फॉर्मूले पर चलेगा और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का, आधुनिक भारत का अगर कोई विश्वकर्मा है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है और आधुनिक बिहार को अगर किसी ने बनाया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है और एनडीए की सरकार है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो दायित्व मुझे मिला नगर विकास आवास का, उसका पहला बड़ा काम इस महीने के लास्ट तक पटना के अंदर मेट्रो चलाकर करेंगे। और ये पहली बार हुआ होगा कि 2019 से ज्यादा बारिश इस साल हुआ पटना के अंदर 25 में। वाटर लॉगिंग और कहीं वाटर लॉगिंग मैं ये वाटर लॉगिंग हमने झेला है, लेकिन हालांकि जब हमारे इलाके में नाव चलते थे पहले
जी। जब हम लोग अपने क्षेत्र से निकलते थे तो नाव चलानी पड़ती थी जी। वैसा नहीं, लेकिन वाटर लॉगिंग अभी भी है जीवेश जी, आपको मैं मानता हूं। हाँ। मैं मानता हूं कि दानापुर का जो एरिया है हम्म, उसके अंदर मुझे कुछ समस्या आई है, मैं उसका भी रोड मैप तैयार कर रहा हूं। आने वाले दिनों में कहीं पर वाटर लॉगिंग नहीं होगी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार हर हालत में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में बनेगी और बिहार में नोएडा और गुड़गांव के तर्ज पर बिल्कुल। मैं अभी जितना हमारा नगर आवास विभाग की जमीन है एनबीसीसी से एग्रीमेंट करने के बाद नया टाउनशिप बनाने की पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसी महीने के लास्ट तक हम एग्रीमेंट भी कर पाए एनबीसीसी से, और साथ ही साथ हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है कि जितने प्रमंडलीय मुख्यालय हमारा है हर जगह हम सैटेलाइट सिटी आने वाले शहर में बनाएंगे, शहर के पैरेलल शहर बनाएंगे, ब्यूटीफुल शहर बनाएंगे। इसकी पूरी योजना नगर विकास आवास ने कर लिया है। और अभी तक आप अगर देखें तो अभी तक बिहार में लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं था। हम भूमि अधिग्रहण करते थे, हम लैंड पूलिंग नहीं कर रहे थे। पहली बार हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी बिहार के लिए बनाई है, जो हमको गुड़गांव नोएडा के तर्ज पर नए शहर बसाने में मदद करेगा। और दूसरा काम, मैंने एक बड़ा काम किया कि श्रीमान तेजस्वी यादव जब 23 में इसके मंत्री बने तो कोई उपकार बिहार पर नहीं किए, उल्टा होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 3 गुना कर दिए। अभी पिछले ही कैबिनेट में उसको घटाकर मैंने आधा कर दिया। बिहार की महान जनता के ऊपर राहत देने का काम, जो नगर में रहने वाले लोग हैं उनको किस प्रकार राहत मिले, इस काम को भी हमने अभी कर दिया। तो ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, ये जो अपना होल्डिंग टैक्स आधा करना है, ये सब जनहित के काम है। और हमने संकल्प लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि जो अभी हम लोगों ने चलाया आपका शहर आपकी बात, उसके माध्यम से हमने सीधा जनता का फीडबैक लिया है और उस फीडबैक को अपने पोर्टल के माध्यम से संकलित करके जब अगला बजट हम लोग बनाएंगे, बजट का काम अभी से चालू हो जाता है, आपको भी मालूम है, तो हम जब अगला बजट बनाएंगे तो उसमें नीचे से नीचे अंतिम से अंतिम यूएलबी को, नगर इकाई को हर प्रकार की नागरिक सुविधा मिले, इसकी पूरी तैयारी करके बजट बनाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अंतिम व्यक्ति तक शहर की नागरिक सुविधा किस प्रकार पहुंचे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर लिया। एक सर, आपने पटना मेट्रो की बात की, पटना में तो मेट्रो शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या राजधानी से आगे भी बढ़ पाएगा, इसकी भी कोई प्लानिंग है? क्योंकि मेट्रो जो है, और एक चीज और मैं पूछूंगा इससे जुड़ा हुआ है कि फेस लिफ्टिंग की आप बात कर रहे हैं कि शहर की फेस लिफ्टिंग होगी। शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी झुग्गी झोपड़ी हैं और वहां पर बेसिक सुविधाएं लोगों को नहीं है। राजधानी के भीतर की मैं बात कर रहा हूं, क्या इस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं? क्या इसकी भी कोई योजना है इसको? निश्चित रूप से जो हमारा जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, अभी हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। पटना से हम मास्टर, मतलब एक मॉडल पटना से इसको शुरू करने वाले हैं। हम गरीब आदमी के लिए, हम पटना में उनको जमीन नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना वो कैसे लेंगे, कैसे लाभ उठाएंगे इसका, तो हम वैसे निर्धन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाकर सीधा उनको चाबी देने वाले हैं, घर का सीधा मकान सौंपने वाले हैं। इसकी भी तैयारी हमने कर ली है। कितनी बात बताएं कि हमने क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हैं। दिन रात बिहार के लिए काम कर रहे हैं, किस प्रकार बिहार में खुशहाली हो, नगर विकास आवास योजना बना रहे हैं, देने वाले हैं फ्यूचर टेंस में, जनता को प्रेजेंट में दिखता है ना। प्रेजेंट मैंने बताया नहीं, होल्डिंग टैक्स आधा कर दिया, सब प्रकार की नागरिक सुविधा अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था नीचे के यूएलबी से कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आप देखे होइएगा कि इस बार वाटर लॉगिंग में हमको बड़ी सफलता मिली। पटना के अंदर हम 2 से 4 घंटे में बड़े बड़े जहां जल जमाव वाले एरिया थे वहां से वाटर लॉगिंग खत्म किया। सारे जगह हमारा साफ सफाई में अगर आप देखें तो हमने चकाचक पटना का नारा दिया। आज पटना गंगा किनारे वाले शहर में देश के अंदर 4थे नंबर पर है और इस बार पटना को पूरे देश में मिनिस्ट्रियल अवार्ड से नवाजा गया साफ सफाई में अपनी रैंक ऊंचा करने के लिए। बिहार का 3-3 शहर अभी हमारा 3 स्टार रेटिंग से नवाजा गया।
तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार परिश्रम करके विभाग के अधिकारियों ने, विभाग के लोगों ने पटना को अपग्रेड करने का काम, बिहार के शहरों को अपग्रेड करने का काम किया है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। मैंने आने वाला प्लानिंग भी बताया और साथ साथ जो काम हम अभी कर रहे हैं उसको भी मैंने बताया। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कल भी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1200 करोड़ रुपए की सौगात नगर विकास आवास को दिया है। और बिहार का 32 शहर, बिहार का जो सबसे बड़ी समस्या है, चिल्ला के रह जाइएगा, वाटर लॉगिंग खत्म नहीं हो सकता है जब तक सीवरेज सिस्टम बिहार का दुरुस्त नहीं करिएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब से मैं आया हूं, बिहार के 32 शहरों में सीवरेज सिस्टम को ठीक करने जा रहा हूं। कहीं 400 करोड़ रुपया, कहीं 300 करोड़ रुपया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दोनों हाथ से बिहार को पैसा देने का काम नगर विकास आवास को किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे कोई भी काम करने से उन्होंने कभी रोका नहीं है। उसका परिणाम है कि बिहार के 32 शहर के अंदर हम सीवरेज सिस्टम आने वाले साल 2 साल में 100% दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल जी। और जो जलापूर्ति है, आज 22 से अधिक शहर में कंप्लीट जलापूर्ति पूरा करने जा रहे हैं। दूसरे फेज का भी काम उठा करके हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। इसमें करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ रुपए भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर के खर्च कर रही है। तो ये सब काम हम लोग हर दिन कर रहे हैं। नहीं थी, एक जमाना वो था कि बिजली आती नहीं थी, एक जमाना ये है कि बिजली जाती नहीं है। ये बदलाव हुआ है बिहार में। एक जमाना वो था कि बिहार में चलने की सड़क नहीं थी, एक जमाना ये है कि सड़क बनाने की जगह नहीं है। ये बदलाव हुआ है बिहार के अंदर। एक जमाना वो था कि बिहार में महीने में 29 पेशेंट सीएचसी में आता था, एक जमाना ये है कि 11,000 से अधिक पेशेंट हमारे सीएचसी के अंदर आ रहे हैं। ये बदलता हुआ बिहार है, ये बढ़ता हुआ बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये एनडीए सरकार का बिहार है, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है। इसलिए देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, थोड़ा दिल थाम कर बैठिए। जीवेश जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वकालत की है अपने सरकार की, मोदी सरकार की, नीतीश सरकार की, अपने डिपार्टमेंट। एक प्रैक्टिकल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने जिस विभाग में काम किया है, जो मंत्रालय आपके पास है, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आपने काम किया है। लेकिन होता क्या है कि एक मंत्री 2 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल काम करता है, उसके बाद विभाग बदल दिए जाते हैं या सरकार बदल दी जाती है। फिर उसके बाद काम, जैसा कि आपने कहा कि बीच में जो सरकार बदली थी तेजस्वी यादव के पास पे, काम रुक जाता है। 25 साल आपकी सरकार के भी होने जा रहे हैं, कुछ वर्षों को हटा दें तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स जो है आपकी सरकार के हो गए। क्या आपको लगता है कि जिस रेशियोज में काम होना चाहिए, जितना काम होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन जो था, क्या आप उस लेवल तक काम कर पाए हैं? इस बार के बाद 25 साल हो जाएगा, अभी 20 साल होने जा रहा है। ऑलमोस्ट आपको मालूम है, इसलिए आपने कहा, आपको पूरा उम्मीद है, आपको पूरा यकीन है कि इस बार भी हम ही लोग आएंगे और प्रचंड बहुमत से आएंगे। आपका आकलन है, मीडिया का नजरिया, इसलिए आपने 25 साल कहा। तो 25 साल की ये सरकार जब हो जाएगी तो इस बिहार के अंदर कोई दुख दर्द बचा हुआ नहीं रहेगा। आपको मालूम है कि जब ये सरकार मानवर नीतीश कुमार जी को मिला था तो ये बिहार गड्ढे के अंदर था। नीतीश जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को गड्ढे से बाहर निकाल करके आज बिहार विकसित बिहार कैसे बने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, एक एयरबेस तैयार कर दिया है। और आज से बिहार का हर कोना, हर क्षेत्र में अगर आप देखें, हर डिपार्टमेंट के अंदर आप देखें, जरा याद करिए, हम लोग दरभंगा के रहने वाले हैं। छठ पूजा में जो गांव जाते थे तो अब तो पानी बोतल जहां तहां मिलता है, सील बोतल, बंद बोतल। उस जमाने में पानी बोतल, सील बोतल नहीं मिलता था, तो 5 लीटर का एगो पानी वाला 10 लीटर का केन हम लोग भरते थे। और घर की जो महिलाएं होती थी, जिस दिन गांव जाएंगे उस दिन सवेरे से रोटी भुजिया बना करके पैक करके कि रास्ते में कहीं रुक करके 2 जगह 1 जगह खाना होगा, पूरी तैयारी करके गांव से निकलते थे। और सुबह जो निकलते थे 7-8 बजे,
तो घर के लोग बेचैन रहते थे, खरना के प्रणाम करे के समय भ गेलै, अखनी तक आवे नहीं कले, अखनी तक आवे नहीं कले, कहाँ रह गए, फोन भी नहीं होता था। घर के लोग चिंतित होते थे कि अभी तक नहीं आया। और मैं आपको बता दूं कि कल मैं अपने घर से चला 5 बजे और 7:30 बजे अपने आवास पर था। ये रफ्तार नीतीश कुमार ने दिया है बिहार को, बिल्कुल ये बदलाव बिहार के अंदर हुआ है, इसीलिए बिहार रफ्तार पकड़ चुकी है। ये बढ़ता हुआ बिहार है, ये आगे निकलता हुआ बिहार है। और कुछ लोग उद्योग और भूमि की बात कर रहे थे, कुछ लोग अभी आए हैं वो डेटा की बड़ी बात कर रहे हैं। अब आजकल बिहार के अंदर हमारे जो नौजवान साथी है, आपको मालूम होना चाहिए कि आटा से ज्यादा डाटा खा रहा है, मालूम है ना। वो माने आज समय जीबी लेके बिजी है, सब आप देख लीजिए, ये बदलता हुआ बिहार है। जीबी लेके बिजी है हमारा नौजवान, आटा से ज्यादा डाटा खा रहा है हमारा नौजवान। ये बदलता हुआ बिहार, ये बढ़ता हुआ बिहार है। और आने वाले दिनों में जो कुछ भी बचा हुआ है, इस बिहार में पहले 1 एयरपोर्ट होता था, आज इस बिहार के अंदर 4 एयरपोर्ट अब बिहार के अंदर हो गया और 3-4 और नए एयरपोर्ट आने वाले हैं। इस बिहार में कभी एक भी एम्स नहीं होता था, एक बन गया, दूसरा बन रहा है। तो ये सब बदलता हुआ बिहार है। जरा याद करिए 2005 के पीछे चलिए, इस बिहार में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज इस बिहार में है। इस बिहार में पहले 4 मेडिकल कॉलेज होता था, आज 11 से अधिक, और हर जिला में मेडिकल कॉलेज बनने की तैयारी हो रही है। तो ये सब बदलाव आम आदमी को दिख रहा है, एक एक व्यक्ति को दिख रहा है। कभी एक जमाना था, हम लोग गांव में रहते थे, तो हम लोग, इसमें से बहुत आदमी ऐसे होंगे आपके श्रोता, आपको देखने वाले, जिनको लालटेन का शीशा, अब लालटेने नहीं है तो शीशा क्या साफ करना है। हम लोग राख से गांव में लालटेन के भीतर राख डाल के, उंगली से कपड़ा डाल के घुमा के उसको साफ करते थे। कई बार उसमें हम लोगों का हाथ कट जाता था। अब लालटेन का जमाना नहीं है, एलईडी का जमाना है। अब लालू का राज नहीं है, नीतीश का राज है। वो राज गया, ये राज आया, और अब यही राज रहेगा, क्योंकि लोग लालटेन के जमाने में जाना नहीं चाहते हैं। आप जीवेश जी ये कह रहे हैं कि अब आरजेडी को अपना सिंबल चेंज करना चाहिए। और वो सिंबल रखे या सिंबल बदले, उनको लोग भूल चुका है, वो आने वाले नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि 2010 से भी बुरा हाल आरजेडी का 2025 में होने वाला है, कर रख लीजिए ये बात। थैंक यू जीवेश जी, आपने बहुत ही प्रखरता से और बहुत ही बेबाकी से सारे प्रश्नों के जवाब दिए। जितने सवाल मैंने पूछे नहीं, उससे ज्यादा आपने जवाब दे दिए। और जितना आपने बताया, मुझे लगता है कि बिहार की जो तस्वीर आपने इस मंच में पेश की है, मुझे लगता है कि जो दर्शक के जरिए हमारे 7 चैनल का आज एक साथ उद्घाटन हो रहा है, रीलॉन्च हम लोग कर रहे हैं उसको, साधना बिहार को। सारे जो दर्शक हैं वो सभी इस तस्वीर को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। दर्शक दीर्घा में कुछ भी हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के भी हैं, वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी अपने तरीके से इसका आकलन करेंगे। लेकिन जो तस्वीर आपने पेश की, वो तस्वीर जो है, लोग जो खुद अनुभव करें, मुझे लग रहा है कि उनके लिए बहुत ही अच्छी है। और आखिरी में जो हमारा एक फॉर्मेट है कि जनता सवाल पूछती है, तो 2-4 सवाल जो है, मैं चाहूंगा जनता में अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो हाथ उठाएं, उनके पास माइक पहुंच जाएगा। एक बार इधर जरा माइक दें, जरा जल्दी से माइक पहुंचाइए। मृत्युंजय, वहां पे एक हाथ उठाए जी। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि पाटलिपुत्रा आप चले जाइए, ये कॉलोनी है, उस एरिया में जहां भी बरसात अगर रात भर हो जाए तो कमर भर पानी लग जाता है, लोग साड़ी और कपड़ा उठा कर कमर तक चलते हैं। इस काम को इसको क्या नीतीश कुमार का विकास समझा जाए? क्या आप बिहार में दारू पीना अपराध है और यही आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां दारू पीना अपराध नहीं है? इस पर क्या जवाब देंगे आप? नौजवानों की जहां रोजगार की बात है, आपका रोड मैप क्या है, मैं चाहूंगा क्या बताइए। चलिए, आपके कंधे पे जो रखा हुआ है उससे पता चलता है कि ये सवाल आपके नहीं है, ये पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन जवाब देंगे मंत्री जी। नहीं महोदय, एक तो सवाल एक साथ कई सवाल बंधु ने पूछा है,
एकदम निश्चिंत रहिए, पाटलिपुत्र के लोगों को वाटर लॉगिंग से निजात दिलाएंगे, जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। थोड़ा समय दीजिए। अभी पाटलिपुत्र इस बार भी हमने बहुत कम समय में वहां से पानी निकाला है, और कोई जो लो लैंड एरिया है, जो पहले से डीप लैंड था, वहां अपार्टमेंट बन गए, वो सब जगह को चिन्हित करके अभी हमारा रोड मैप तैयार हो रहा है। 2030 का मास्टर प्लान हमने बनाया है। हर हालत में वहां वाटर लॉगिंग से निजात दिलाएंगे, आप भरोसा रखिए, इस पर विभाग काम कर रहा है। और बाकी जो दूसरा सवाल किया है, तो उसका जवाब इन्होंने दे दिया कि वो पॉलिटिकल सवाल है। तो पॉलिटिकल सवाल तो जब पक्ष विपक्ष के लोग बैठते हैं तो नूरा कुश्ती चलता रहता है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पक्ष का प्रतिपक्ष है, और तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप चिंतित होकर सवाल किए। बिल्कुल। अपना नाम पहले बताइए। राजकुमार नाम हुआ मेरा। बिहार में अभी तक कितने स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो गए हैं? 4 स्मार्ट सिटी बिहार में अभी बने हैं, और आने वाले दिनों में अभी स्मार्ट सिटी परियोजना भारत सरकार की बंद हुई है। 6 सेफ सिटी हम राज्य सरकार की योजना से आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। उस पर उसकी पूरी तैयारी हो गई है। उस पर ये जो आईटी विभाग है, उसके द्वारा हम उसका अभी टेंडर कर रहे हैं, प्रक्रियाधीन है। तो 4 स्मार्ट सिटी हमारा पूरा है, 6 सेफ सिटी पर हम काम करने जा रहे हैं। और कोई? हाँ, हेलो सर, मेरा नाम पल्लवी है। सर, बिहार सरकार तो लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है। अभी इधर ही पिंक बस भी स्टार्ट हुआ है पटना में। तो लेकिन सर, मेरा थोड़ा ये कंसर्न है कि कंकरबाग में नहीं चलाया जा रहा है, तो उस साइड से हनुमान नगर से आपको रूट देना चाहिए जंक्शन के लिए। तो आप बहन चिंता मत करिए, ये मेरा वादा था इस बार की बजट में कि महिलाओं के लिए हम पिंक बस चलाएंगे और पिंक टॉयलेट अलग से बनाएंगे। तो हम पिंक बस हो जाए तो ज्यादा बेहतर। पिंक बस हमने चालू किया है। पिंक बस में अभी हमको महिला ड्राइवर भी बहने ही चाहिए, जो अभी मिल नहीं रहा है। जितनी बस मिली हमने कई रूट पर चलाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द हम कंकरबाग को भी पिंक बस देंगे। आपके अनुरोध पर मैं आज ही इस पर बात करूंगा, जरूर बात। थैंक यू सर। थैंक यू। कंकरबाग में चूंकि मैं भी रहता हूं, तो शायद हमारे घर वालों को भी फायदा हो जाए। और मैं भी दरभंगा से आता हूं, और मैं कसरौर का हूं, घनश्यामपुर ब्लॉक। तो जो चीजें आप कह रहे थे लालटेन मांझने वाली बात, वो हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी झेला है। बहुत ही बेबाकी से आपने सवाल सुने, सवाल के जवाब दिया, और मैंने कहा कि मैंने सवाल जितने पूछे नहीं उससे ज्यादा आपने बता दिए। तो मेरा सवाल पूछने का मौका मुझे कम दिया आपने। दर्शक जो है, एक है हमारा, प्लीज अपना परिचय के साथ अपना बोलिएगा। मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं पाटलिपुत्र में रहता हूं। 80% मेन होल खुला हुआ है, उसमें कितनी घटनाएं होती है, कितने गाड़ी एक्सीडेंट होता है। हम 400 करोड़ और 500 करोड़ की बात करते हैं सर, वो इंजीनियरिंग की बात है। बनता है और 1 महीने में 10 दिन में टूट जाता है। पूरी जांच आपके सुझाव अभी आया है। आज ही मैं कमेटी बनाकर पूरे पाटलिपुत्रा का जांच करवाता हूं। मैं आज ही इस पर काम करने वाला हूं। कभी कभी नागरिक का सुझाव बड़ा जरूरी रहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतना सुंदर सुझाव इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए हैं। आज ही मुकम्मल तैयारी करूंगा और एक बार जांच भी करूंगा। अगर कोई दोषी होंगे तो उनको मैं सजा भी दूंगा। ये बात मैं यहां कहकर जा रहा हूं। और एक जितने मैं आप कहे कि जितना पूछा उससे ज्यादा बता दिया। तो आज में जितने हमारे छात्र नौजवान बंधु यहां बैठे हुए हैं, जिनको नीतीश सरकार ने उड़ान दी है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, आज एक बड़ी खुशखबरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि क्रेडिट कार्ड पर जो 4% इंटरेस्ट लगता था बच्चों को पढ़ने के लिए, आज से उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शून्य कर दिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि बिहार के छात्रों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आखिरी सवाल मधु जी हैं। जी, मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत अच्छी बातें आपने, विकास की बातें की। अभी मैं अखबार आज सुबह सुबह देख रही थी, एक खबर आई है दैनिक भास्कर की कि बछवाड़ा में 3 डिसमिल का वादा किया गया था और 46 पर्चाधारियों ने पर्चा लौटा दिया। 1 डिसमिल भी मिला और वो भी गड्ढे में। कैसे बसाएंगे उनको?
अच्छी बात है आपके ये अगर अखबार ने इस सवाल को उठाया 3 डिसमिल कहा गया था कि 3 डिसमिल जमीन हम उनको घर बनाने के लिए देंगे, लेकिन कई जगह उन्हीं का प्रस्ताव आया कि अगर वो 2 ही डिसमिल पर बसे हुए हैं और वो सरकारी जमीन है, तो जैसे दरभंगा जिला में भी हुआ है, कहीं हम उनको 4 डिसमिल भी दिए हैं, कहीं 2 डिसमिल भी जिस पर वो बसे हुए हैं उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा इसी 2 डिसमिल का पर्चा बनाकर हमको दे दीजिए, तो हमने उनको 2 डिसमिल भी दिया है, कहीं जगह उपलब्ध रहने पर 4 डिसमिल भी दिया है। तो इस बात की जो गड्ढे में है इसकी जांच होगी, हम हर हालत में घर बनाने वाले जगह पर उनको बसाएंगे। मैडम आप जरूर इस बात की सराहना करिए कि देश के आजादी के 70 वर्षों के बाद कोई गरीब का बेटा, कोई गरीबनी का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश के अंतिम गरीब को 3 डिसमिल जमीन मिल जाए, इसकी चिंता करने का काम किया। और माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद गरीबों का अपना घर हो, जिसको ये भय कभी न सताए कि मुझे कोई उजाड़ देगा, इस पहल से उन्होंने 3 डिसमिल जमीन का वादा किया। अगर गड्ढे में कहीं जमीन दी गई है तो मैं आज ही विभागीय मंत्री को कहूंगा कि आप इसकी जांच कराइए और बसने लायक जमीन उन गरीब को जरूर मुहैया कराइए। वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे आराध्य हैं और हम सरकार उन्हीं के लिए चलाते हैं। इस सरकार पर पहला हक भी उन्हीं का है। थैंक यू जीवेश जी, हमारे साथ आने के लिए हमारे मंच पे और इतना समय देने के लिए, सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे चैनल को, आपके सभी साथी को नमस्कार। ये बदलता बिहार है और इस बदलते बिहार पर बात की जा रही है बिहार निर्माण के इस मंच से। साधना न्यूज ग्रुप आप सबका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। एक मंत्री जी 1 मिनट के लिए हमारे कुछ प्रमुख गेस्ट हैं, उनको सम्मानित किया जाना है। 1 मिनट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एपी पाठक, 84 बैच के हैं, फॉर्मर एडीजी रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड फॉर्मर सेक्रेटरी टू ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा एपी पाठक जी। हमारे सम्मान का कार्यक्रम भी लगातार चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। हमारे माननीय अतिथिगण इंतजार कर रहे हैं अपनी बातों को आपके समक्ष रखने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे साधना न्यूज ग्रुप के ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार जी। इनके साथ बात करने के लिए जन स्वराज पार्टी के मनोज भारती जी मौजूद हैं, जिनके साथ चर्चा होगी इस बिहार निर्माण कॉन्क्लेव में। सचमुच बिहार का एक सांस्कृतिक महत्व रहा है। बिहार भगवान बुद्ध की धरती है, बिहार गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, आर्यभट्ट का ज्ञान यहां से मिला है, आर्यभट्ट की धरती है। तो निश्चित रूप से वह बिहार जो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे सामने है, इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए, इस सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा प्रदान करने के लिए सरकार काम कर रही है और जनता का सहयोग इसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता के कुछ सवाल थे, जनता काफी जागरूक है और आदरणीय मंत्री जी ने, जीवेश मिश्रा जी ने कई ऐसी बातों को रखा सामने कि सरकार क्या कर रही है, आने वाले समय में सरकार की क्या योजनाएं हैं। बदलते बिहार की बात हो रही है, तो आगामी 2025 से 30 तक बदलते बिहार का क्या स्वरूप होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ इस मंच पर सभी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का, इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रखर वक्ता शाहनवाज जी भी साथ थे, मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ जो साधना प्लस न्यूज है,
इसकी रिलॉन्चिंग भी जो है वह की गई। और आप सभी जो मौजूद दर्शक हैं, जो इस वक्त हमारे सभागार में मौजूद हैं, साथ ही साथ जो इस वक्त हमारे टीवी चैनलों पर देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। यह धरती विद्वानों की रही है, यह धरती क्रांतिकारियों की रही है,